दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप पर। मेरा नाम है देवेंद्र और शुरू करते हैं आज की अपनी 7वीं वीडियो। कुछ बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 205 से। अपनी पिछली वीडियो में मेरी 6 वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। उन सब में मैं आपको 200 तक क्वेश्चंस सॉल्व करा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। तो ये बोलता है क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में कौन सा अभिलेख है? दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांति पूर्वक शयनरत हैं। शयनरत मतलब सोते हुए हैं। ये किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो ये कौन है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, कौन है ये? गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। गयासुद्दीन बलबन कौन सा था? इल्वरी तुर्क था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया, जिसने एक नए राजवंश कौन से बलबनी वंश की स्थापना की। अपनी योग्यता के कारण ही रजिया सुल्तान के समय में ही अमीर ए शिकार, तो ये याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। कौन सा? अमीर ए शिकार इसको ओहदा था। अलाउद्दीन मसूद के समय कौन अमीर ए हाजिब? अलाउद्दीन मसूद के समय क्या इसका पदवी थी? यहाँ देखिए अमीर ए हाजिब। अभी है यहाँ मुयुद्दीन बहराम शाह के समय अमीर ए अखूर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल का दमन किया। ठीक है ना। यहाँ दो क्वेश्चन हो गए कि भाई तुर्कान ए चहलगामी या ये चालीसा दल, इसकी स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसका दमन किसने कर दिया? इसी ने। किसने? बलबन ने। सिजदा और पैबोस नामक प्रथा शुरू की। किसने शुरू की सिजदा और पैबोस? इसी ने। किसने? बलबन ने। क्योंकि ये जो है ना राजा को भगवान का दूत मानता था, ठीक है ना, तो उसी के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। नौरोज की व्यवस्था, पैबोस, सजदा सब इसी के समय का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये वही मोहम्मद बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा पर क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेते हैं। मोहम्मद गौरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत बंगाल बिहार तक अपने अभियान को चलाया। उस समय बिहार बंगाल के क्षेत्र पर सेन वंश के शासकों ने उसका विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने 1202 में बिहार को जीता तथा वहाँ स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय जलाकर, ये नीचे दे भी रहा जो मैंने बोला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो उसके बारे में आप जानते ही हैं कौन हो सकता है। ये मजबूत शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी बाजार व्यवस्था सबसे अच्छी थी, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में और दिया गया है कि ये पहला सुल्तान था जिसने उलेमा बरी की उपेक्षा कर दी, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, अपने आप को क्या दिया? यामिन उन खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमनीन यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण की। तो ये अगर आ जाए ऑप्शंस में कि ये उपाधियाँ किस किस की थी, कौन कौन सी उपाधियाँ? ये यामिन उल खिलाफत और ये नासिरी अमीर उल मोमनीन, तो ये अगर आ जाए कि ये किसके टाइटल थे, तो याद रखना किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसफ के नाम से जाना जाता था? तो ये भी, इसका नाम भी कौन, ये भी कौन है भाई? ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी होंगे। तो इनके बारे में और आप पढ़ते जाइए विस्तृत। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 की ओर। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? तो फरमान ये जो है राजाओं के द्वारा जारी किया जा सकता था। तो आगे पढ़ लीजिए। प्राचीन काल से शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा, सैनिकों व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते, इसको नहीं पढ़। कुब्बतुल इस्लाम के निर्माण किसने किया? तो ये आप जानते हैं, ऐबक साहब। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? गुलाम वंश के शासक, ठीक है ना।
दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कौन कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलामगंज के शासक किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया? 92 में। 1230 में इल्तुतमिश ने इसमें जोड़ दिया गया। इसके बाद ये फिरोज शाह के समय जो है, फिरोज शाह तुगलक के समय क्या होता है, बाकी हिस्सा इसके बन जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की ओर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 211 की ओर सही हमको चयन करना है। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की, तो बिल्कुल सही बात है, खलीफा द्वारा ही प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार किया? लखनौती पर। तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पढ़ लीजिए आगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव कौन था? तो देवगिरी के यादव उस समय कौन हुआ करता था? राम। देवगिरी का यादव शासक कौन था? ठीक है ना, क्या नाम क्या था? देवगिरी का यादव शासक। तो यादव शासक तो आप जानते हैं कौन था? रामचंद्र था। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 213 की ओर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 213 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार, मतलब इसमें ढलुआ दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण देखने को मिलता है? तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखना। कौन सा? ईसा खान का मकबरा। ठीक है ना। आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। तुगलक कालीन प्रमुख मकबरा गयासुद्दीन का मकबरा यानी कि तुगलकाबाद, फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट, ये दिल्ली में हौज खास है ना, वही हौज खास के निकट मदरसों तथा फिरोज शाह कोटला, कौन? फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, नगर और किला प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलुआ दीवार है। ठीक है, अगर आ जाए कि तुगलक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी, तो कैसी? ढलुआ दीवार है। ठीक है, जिसका अंतिम उदाहरण है ईसा खान का मकबरा है। जबकि तुगलक कालीन खान ए जहां तेलंगानी मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार। अब आ जाए कि दिल्ली में निर्मित तुगलक कालीन प्रथम अष्टभुजाकार कौन है? तो ये कौन है? तेलंगानी मकबरा। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है ना, याद रखना, खान ए जहां। और ये कैसा है? अष्टभुजाकार, मतलब 8 भुजाओं के आकार का है। ठीक है ना। एक ऊँट एक पैसे, एक ऊँट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? तो इस कथन को जियाउद्दीन वर्दी ने किसके बारे में लिखा है? तो ये जो है इनके बारे में किसके बारे में लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है ना। एक ऊँट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? तो ये स्टेटमेंट जो है वर्दी ने किसके बारे में लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब इससे याद रखते हैं ना, खिलजी के समय वर्दी भी था। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों तथा सफ़र के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर 1 टका या अधिक खर्च होता था। शेख नासरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा था? तो यहाँ पूछा गया कि किसके शासनकाल की बात कर रहा था। तो किसके शासनकाल की बात कर रहा था? ये भी भाई साहब कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 216। तो क्वेश्चन नंबर 216 के बारे में पढ़ते हैं। जब ये सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा लोधी सुल्तान था? तो ये कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है ना, कौन था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो पैमाना था माप करने का, कौन गजे सिकंदरी था, 30 इंच का हुआ होता था ये। ठीक है ना। उसने खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया, मतलब खाद्यान्न से जो टैक्स हटाने का काम किसने किया था? इसी ने। कौन? सिकंदर लोधी ने। ठीक है ना। तो इन सबको वहाँ पर से खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया, व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया। ठीक है, लोग आर्थिक समृद्ध हुए। भूमि के लिए एक पैमाना था जिसका क्या नाम था? गजे सिकंदरी। अनाथ या गरीब लड़कियों के लिए उसने क्या किया? वस्त्रों को बेचने पर, हाँ,
उसने गरीब अनाथ लड़कियों के लिए अपने वस्त्रों को बेचने पर प्रावधान से दहेज प्रदान करवाया था, मतलब अपने वस्त्र बेच देता था और दहेज तथा निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवाई। कौन? ये कौन थे? आप जानते हैं, सिकंदर लोदी। 217 पाई, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं, अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, तो बाकी आप और इनके बारे में जानते रहिए। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इनके बारे में आप पढ़ते जाइए। सल्तनत काल में दीवान वक्फ, सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ किससे संबंध था? और वक्फ को आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि वक्फ जो है किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो ये व्यय जो कागजात को देखकर देखभाल करने से, ठीक है ना, दीवान वक्फ। ऐसा लग रहा होगा आपको वक्फ बोर्ड की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट था, तो ये इसका ये व्यय कागजात की देखभाल करने से, ठीक है ना। तो इनके बारे में आगे आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने एक किसने, मतलब ये डिपार्टमेंट किसके समय में था? जलालुद्दीन खिलजी। उसने एक व्यय विभाग यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का निर्माण करवाया, जिसको दीवान वक्फ कहा जाता था, जिसका कार्य व्यय के कागजों की देखभाल करना था एवं उन कागजातों को सुरक्षित रखना था जो भूमि से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार, अब हम इब्न बतूता की बात कर रहे हैं। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया? कौन सी मुद्रा है यहाँ पर? दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कि उसी की बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी थी और 175 से 200 ग्राम तक करवा दिए थे सोने की मात्रा को। ठीक है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? अभी तो हम पढ़ के याद हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। कब करवाया? 1320 में। ठीक है, यहाँ पढ़िए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था वह कौन था? ये था बलबन, यानी सिजदा पैबोस जैसी व्यवस्थाएं थी। ये इस्लामी प्रथाओं के प्रचलन में नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा ईश्वर के सामने झुका जाता, बाकी किसी के सामने। लेकिन सिजदा और पैबोस जो है किसी इंसान के सामने झुकाने वाली थी। आगे पढ़िए। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो दिल्ली के सुल्तानों ने खुम्स था, खराज था, जक़ात था। जक़ात तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। खराज भी जानते हैं, जक़ात भी जानते हैं। जक़ात गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला, खुम्स मतलब लूट का माल हुआ जाता था, खराज मतलब सरकारी खजाने के लिए। देख लीजिए, पढ़ भी लीजिए। जजिया गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, जक़ात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है ना, जक़ात जो है मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खुम्स मतलब लूटा हुआ माल, खराज मतलब गैर मुसलमानों पर भूमि कर, और उश जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जो कितना हुआ करता था? 5 से 10% तक। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? वही सांकेतिक मुद्रा इसकी थी जो विफल रही, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कई विवादास्पद हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बर्नी कहता है कि इसको तांबा, और फरिश्ता कहता है कि पीतल और कांसा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग इसका आंसर मान लेते हैं तांबा। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं हम लोग? तांबा मान लेते हैं, कॉपर। अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ने के लिए। हम आते हैं 226 नंबर की ओर, नहीं 25 पे आते हैं पहले। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान? तो बाजार नियंत्रण तो सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, और कब कब, बाकी इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पढ़ लीजिए तैमूर लंग के बारे में। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में मध्य एशिया के एक महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ, मरणांतक मरने के अंत तक। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश लगभग कुछ समय बाद खत्म हो गया। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ठीक है ना, मतलब दिल्ली से पालम मतलब छोटी।
निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो इनके बारे में देखो, बलबन ने तो ख़त्म कर दिया था इसको, तुर्कान ए चहलगामी को, ठीक है ना। कुतलक खां भी राहुलुद्दीन खान था, लेकिन यहाँ कौन नहीं था, इमामुद्दीन रहमान रेहान। बहाउद्दीन कुतुलुग खान तथा बलबन तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे, जबकि इमादुद्दीन रेहान एक वर्ष के लिए 1253 AD में नासिरुद्दीन महमूद का नायब बना था। बाद में उसे हटाकर बलबन को पुनः नायब का पद दिया गया और अंततः बलबन ने अपनी कूटनीति से दिल्ली सल्तनत को हस्तगत कर लिया, मतलब अपने हाथों में ले लिया। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को किसने हराया था, कौन मंगोल ऐसा सेनापति था, जो था तर्गी। तो तर्गी के बारे में पढ़ लीजिए। तर्गी मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया था और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया। आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर, हाँ मलिक काफूर वही जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, वही मलिक काफूर था ये, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 229 की ओर। तो यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 229 की ओर आते हैं हम, ठीक है ना। तो 229 पे कह रहा है कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। तो ये बिल्कुल ठीक है, बलबन ने जो है राजत्व का सिद्धांत शुरू किया, लेकिन उसकी रक्त और लौह की नीति भी थी, ठीक है ना। कौन सी नीति भी थी इसकी, रक्त एवं लौह की नीति भी, सही है। तो ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी, तो ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 230। बली और अमीर के पदों पर किसने पृथक किया, मतलब बली अलग हुआ करता था और अमीर के पद, दोनों को अलग अलग करने का जो बात है वो किसने की, मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। अब यहाँ पर अमीर तथा अफसरों को वफादार बनाने एवं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन के में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को हटा दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भाग लेने का संदेह था। नस्ल एवं वर्ग में भेद को समाप्त कर मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर, अब आ जाए कि योग्यता के आधार पर किसको, मतलब योग्यता पर हर शासकों को नियुक्त करने वाला कौन था, तो ये कौन था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नस्ल और वर्ग भेद किसने हटाया, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति किया। सूची फर्स्ट को दूसरे से हमको, एक दूसरे से हमको मिलान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लिए, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं कौन कौन किस किस को मिलाना है, तो मिला दीजिए। जलालुद्दीन खिलजी को कीजिए सिद्धि मौला का वध, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी को करना है, सिद्धि मौला का वध करना है। अलाउद्दीन खिलजी को मालवा एवं गुजरात की विजय, अलाउद्दीन खिलजी का क्या करना है हमको, मालवा एवं गुजरात विजय, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था इसलिए क्या था, बंगाल विजय आ जाएंगे, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सराय वगैरह निर्माण सार्वजनिक विभाग यानी कि PWD, तो ये किसने करवाया था इसका स्थापना, ये थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। बाकी आप लोग आगे सब पढ़ते जाइए, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है कि कैसे कैसे क्या है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 232 की ओर। ये कह रहा है सबसे पहले सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। और फिर पूछ रहा है कि निम्न क्रमांकों में कौन सा क्रमांक सही कालक्रम, मतलब सही तरह से कौन जो है होगा। तो हमको इनको बिठाना है भाई साहब को, तो बिठा लो। पहले पहले मुबारक शाह, उसके बाद कौन, मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। तो फर्स्ट, और इनको बिठाइए आप सेकंड नंबर पे, इनको बिठाइए थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, खिज्र खां 1414 से 1421 तक इसका शासन था। मुबारक शाह 1421 से 1434, फिर मोहम्मद शाह 34 से 43 और अलाउद्दीन आलम शाह ये कौन से 43 से 51, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 233 की ओर। 1236 से 1296 तक किसने सुल्तानों ने शासन किया? ठीक है, कितने सुल्तान थे जिन्होंने जो है 36 से 96 तक शासन किया? तो कितने थे? 10 सुल्तान थे। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन तो याद करना टफ था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन। कौन आया था? रुकनुद्दीन फिरोज। फिर शाह तुर्काना को शासकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। रजिया, बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासुद्दीन मसूद, बलबन, कैकूबाद। ये कैकूबाद के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। फिर कौन आता है? जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन, ये शासक रहते हैं। कुल मिला के 10 हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण किस में मिलता है? ये तारीख मुबारक शाही में। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको जो है ध्यान देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, तो ये सही है। ठीक है ना। अपनी सेना में दाग और चेहरा लागू करना, तो ये तो सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ऐसा। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता समाप्त करना, ये तो गलत है। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, ये ऑप्शन ठीक है। इस हिसाब से 1, 2 और 4 हमारे ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख भी लीजिए कि क्या था क्या नहीं था। ये लिखा है कि यहाँ ऐसे देखिए, अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखियों, जमींदारों और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी कर खूद मुकद्दम यानी कि खूत मुकद्दम के विशेषाधिकार क्या क्या कर लिया? छीन लिया। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू किया। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर इसने रोक लगा दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की ओर। तो 236 बोलता है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हमको सही नहीं की व्याख्या करनी है कि कौन सा सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो आइए पहचान करते हैं कौन सा सही नहीं है। सिंहासनारूढ़ यानी कि सिंहासन में बैठे हुए गयासुद्दीन के अधिकारों को एक मत से स्वीकृत किया गया था, तो बिल्कुल ये बात सही है, किया गया था। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया, ये भी ऑप्शन जो हमारा सही है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन AC। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में आगे बढ़ जाइए। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, सही। सल्तनत को खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, ये गलत ऑप्शन है। तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ नीचे दिए 2 कथन हैं, प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को तरकारी, सब हम जानते हैं। तो पहले पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, तो शरीयत द्वारा संचालित होता था, इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट तो जो है ठीक है। दूसरा पहला, राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था, तो ये गलत है। तो इसके बाद इसका मतलब है ऑप्शन नंबर C, ये सही है परंतु आप गलत है। तो यहाँ देख लीजिए आप, सिकदार था। तो यहाँ हमको क्वेश्चन 238 में बोला गया है कि सिकदार था, तो सिकदार जो है, सिकदार जिसे बोलते हैं, इसमें सिकदार है। तो सिकदार कौन हुआ करता था? सिकदार जो है परगना लेवल का जो सैन्य अधिकारी था, उसी को हम बोलते थे सिकदार। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 239 की ओर। तो 239 हमारा कहता है कि इलवरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सजदा पैबोसी, तो बलबन था। ठीक है ना। कौन था? ये कौन था? बलबन। अभी तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पढ़िए, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहलोल लोदी के बारे में हमारा कथन कौन सही नहीं, उसने पढ़ देख के हमको उसकी जो है पहचान करनी है। ठीक है ना। उसकी पहचान करनी है। उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अपने 38
साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। गलत। यहाँ सैयद सुल्तान ने विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। ठीक। बहलोल लोदी यानी कि बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। बाकी ये क्यों गलत है इसके बारे में पढ़ लीजिए। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 की थी। बहलोल लोदी ने मुख्य सफलता 1484 में जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में विजित किया। उसने बहलोली सिक्के चलाया जो अकबर के पहले और बाद तक उत्तरी भारत में विनिमय यानी कि एक्सचेंज का मुख्य साधन बन गए। ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 241 के। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अपकथन दूसरा तर्क है। अब हमको जो है पूछा क्या है कि दोनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हमको इसकी पहचान कर लेनी है। ठीक है ना। तो हम इसकी पहचान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके साथ। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। बिल्कुल सही। बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो ये इसका ऑप्शन दोनों सही है और इसका ये जो है एक्सप्लेन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 242 है, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों को उत्तराधिकार के निम्नलिखित कार्यक्रम को चिन्हित कीजिए। ठीक है ना। तो हम चिन्हित कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है कि पहले खिजर खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, मैं अब जल्दी कर रहा हूँ। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? तो कितने करते थे? 12,000। अब इतनी संख्या तो रखने वाली काम है ये। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे। अंततः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी, अब देखो ये देख लेना, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। फरिश्ता की कौन से पुस्तक है? तारीख फरिश्ता ने ये लिखता है। तो ये कौन था? खिज्र खां की मृत्यु पर। ठीक है ना। आगे पढ़ ली। तैमूरलंग के वापस लौटने के बाद उसके प्रतिनिधि खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। ये एक उदार चरित्र का शासक था। फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में खिज्र खां के संदर्भ में लिखा है, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे। अतः जवान और बूढ़े, गुलाम, आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके मरने का शोक मनाया। यहाँ है हमको मिलाना है कि दिल्ली सुल्तान के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है ना। तो हमको इनके बारे में बताना है आखिरकार जो है कौन सही तरह से ये मैच हैं। तो कौन सही तरह से मैच है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, मुजुद्दीन बहराम शाह, ये गलत। मुजुद्दीन बहराम शाह, नासरुद्दीन महरूम, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि पहले कौन था? रुकनुद्दीन, उसके बाद कौन था? ठीक है ना, यह मुजुद्दीन बहराम शाह और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन कट्टम। हम बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं आगे कोई मैच है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ठीक, मुजुद्दीन बहराम शाह ठीक, ठीक है ना, और अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन मसूद, ये सही है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए इनका कालक्रम। पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से ये कुछ ही समय के लिए रहा। फिर रजिया सुल्तान, ये 3-4 सालों के लिए रही। ठीक है। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 40 से 42। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 और नासरुद्दीन महमूद 46 से 65 तक। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मतलब वही जिसे बरीद बोलते थे। तो यहाँ देख लीजिए बरीद ममालिक। यहाँ देखिए किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला सुल्तान था। यही है इसकी बाजार व्यवस्था, सारी सब व्यवस्था इसकी अच्छी थी। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। ये सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली के टोकरा में वो उठवा के ले आए नहीं था, तो बुद्ध वाले। यहाँ पढ़ लीजिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का बिहार में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में उसका नाम 2 बार आता है। उसने हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। इसके अलावा फिरोज शाह द्वारा अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करने, हिंदू मेलों में भंग करने, हिंदुओं को मुसलमान बनाने,
अथवा उनका वध करने का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, इसके बाद इसकी हमको पहचान करनी है। अब लिखिए, फ़ख्रे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। पहले तो इसको नाम रखिए, फ़ख्रे मुदब्बिर। किस पर? युद्ध कला पर। और किसको समर्पित किया? इल्तुतमिश को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हम। इसामी मिनहाज उस सिराज के इस कथन को सहमत नहीं है। कौन इसामी? किसके से सहमत नहीं है? मिनहाज उज सिराज, यानी कि इसामी सिराज के कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली। तो ये ऑप्शन गलत है, सहमत है, ठीक है ना। मिनहाज कहता है कि रजिया के शासक बनने के सभी प्रशंसनीय की, यानी कि सिंपल वे में समझिए। मिनहाज कहता है रजिया में शासक बनने के सभी गुण, ठीक है, और क्या है, एवं आवश्यक योग्यताएं थी। बिल्कुल सही। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर इधर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249 की ओर। तो 249 का हमको पढ़ना है। ये बोलता है मदन ए शिफा के यहाँ मदन ए शिफा के सिकंदर शाही किससे संबंधित है? मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित हैं? तो ये आयुर्वेद से। शिफा का मतलब ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे शिफा वर्ड देखिए वैसे पहचान जाइए, आयुर्वेद। यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, पढ़ लीजिए। वह सार्वजनिक बाजार, ठीक है, बाजार अमीरों के घरों में संपन्न होने वाले प्रायः प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बर्नी के अनुसार, किसके अनुसार पूछ रहा है? बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई हो। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दी। सही। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी समकालीनों में नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। अगले कल हम बढ़ेंगे 200 क्वेश्चन नंबर 251 से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।